morning, Sarvodaya Namaskar dear. In today's video, I am going to teach the student of standard 9th from the book of Beehive, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind Oval. According to the title of this lesson, you can observe, you can understand what the lesson is going to tell you. जैसा आप कह रहे हैं कि एक देख सकते हैं कि एक सुंदर दिमाग की परिकल्पना की जा रही है। इस लेसन में एक सुंदर दिमाग की परिकल्पना की जा रही है और उस सुंदर दिमाग के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। That has been written about the greatest scientist of his time, that is Albert Einstein. That is Albert Einstein. इस लेसन में आपको अपने समय के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो बचपन में एक साधारण बच्चों के जैसा एक नॉर्मल चाइल्ड होता है वैसे ही थे। एक नॉर्मल चाइल्ड की जो डिजायर्स होती है उनकी भी सेम ही डिजायर थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु उनकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे वो महान होते गए एंड एट लास्ट दे बिकम अ वेरी गुड साइंटिस्ट एंड स्प्रेड हिज मैसेज ऑल ओवर द ग्लोब। जानते हैं, डीपली चलते हैं इस लेसन में, लाइन बाय लाइन बने रहिए, फोकस दिए प्लीज। Now I'm going to teach you the story line by line about a genius person of the whole globe. In the first paragraph here, Albert Einstein was born on 14 March in 1879 in the city of German of Ulm, without any indication that he was destined for a greatness on the contrary. His mother thought Albert was a freak and to her his age seemed much too large. बताया जा रहा है कि अल्बर्ट साहब का जन्म 14 मार्च 1879 में उल्म के जर्मन नामक शहर में हुई थी। अब the mother was telling that without any indication of his greatness. अब वो जो आइंस्टाइन साहब थे बचपन में उनके पास उनको देखने के बाद ऐसा कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उनमें कुछ विशेष क्वालिटी है। जहाँ तक उनमें एक अवगुण थी, और वो अवगुण क्या थी कि उनका जो हेड था एक नॉर्मल चाइल्ड से कहीं ज़्यादा बड़ा था। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है उसका जो हेड का साइज होता है उस हेड के साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा आइंस्टाइन साहब के हेड का साइज था। इसीलिए उनकी माँ कहती है कि इट वॉज अ फ्रेक एबनॉर्मल चाइल्ड है। अपने बच्चे को उनकी माँ एक एबनॉर्मल की संज्ञा देती है। एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice, and Einstein did not know what to do with other children, and even his playmates called him boring brother. So the youngster played by himself. ये कह रहा है दूसरे पैराग्राफ में माय डियर कि जब वो 2 से 2.5 साल के हो गए तब भी वो बात नहीं कर पा रहे थे, और जब वो धीरे धीरे उन्होंने बात करना सीखा तो उसको बोलते हैं तुतलाना। एक ही बात को कई बार रिपीट किया करते थे, मतलब अभी 3 साल 3.5 साल की उम्र में भी वो अच्छे से बात करना नहीं सीख पाए। इवन ही यूज्ड टू गो विद हिज क्लासमेट और प्लेमेट्स। जब वो अपने प्लेमेट्स मतलब खेलने वाले सहपाठी के साथ जाया करते थे वो उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए उसके प्लेमेट्स उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। एंड दैट इज वाई द यंगेस्ट प्लेड विथ हिमसेल्फ। और उनके साथ जो खिलाड़ी हुआ करते थे यंगस्टर, उनके उम्र का पर्टिकुलर उनके उम्र का वो उनके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। आगे चलेंगे। Much of the time, he especially loved mechanical toys and looking at his
newborn sister Maza. He is said to have said, "Fine, but where are her wills?" अब ये इस लाइन में कह रहे हैं आइंस्टीन साहब कि उनमें जो स्पेशल क्वालिटी थी, वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, और उनकी जो स्पेशल क्वालिटी थी वो बताता है कि मैकेनिकल टॉयज के साथ उनका बहुत गहरा रिलेशन था। वो जब भी खेलना अकेले नहीं चाहते थे तब वो मैकेनिकल टॉयज का यूज़ करते थे खेलने के लिए। एंड दैट टाइम देयर वाज अ न्यू बॉर्न सिस्टर दैट इज नेम्ड एज माजा। नई नई उनकी एक बहन की जन्म हुई थी जिसका नाम था माजा। वो कहते थे कि वेयर आर हर व्हील्स, मतलब जब वो अपने नए बॉर्न सिस्टर को देखते हैं तब वो कहते हैं कि उनको लगता है कि ये दैट इज नॉट अ एक्चुअल चाइल्ड बट इट इज अ टॉय, इट इज अ टॉय एंड दैट इज व्हाई ही आस्क्ड हिज मदर कि उसके व्हील्स कहाँ हैं, उसके चक्के कहाँ हैं, जो गाड़ी में लगे होते हैं दोनों, उसके बारे में जानना चाहिए। इन द थर्ड पैराग्राफ the headmaster once told his father that was Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because of his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist and maintaining this skill throughout his life. अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एक हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने उनके फादर से कहा, आइंस्टाइन साहब के फादर से कहा कि आइंस्टाइन अपने जीवन में किसी भी तरह के प्रोफेशन को अगर चुनेंगे उनको किसी भी तरह के प्रोफेशन में कोई सफलता हासिल नहीं होगी। तभी आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना सीखना शुरू कर दिया जब वो केवल 6 साल के थे, बिकॉज उनकी मदर चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन प्ले करे, आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखे। एंड दैट इज वाई लेटर ही बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और धीरे धीरे वो अपने लाइफ में बहुत प्रसिद्ध वायलिनिस्ट बने जो उनके पूरे लाइफ को मेंटेन करके रखता है। उनका जो स्किल है वो पूरा जीवन उनके साथ रहता है। इन द फोर्थ पैराग्राफ, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. He went to high school in Munich and where Einstein's family had moved when he was only 15 months old. अब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि आइंस्टाइन साहब अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। जब वो मुनीक के हाई स्कूल में गए जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली भी वहाँ मूव कर गई जब वो केवल 15 महीने के थे। And then he scored good marks in almost every subject. तब कहा जा रहा है कि उस हाई स्कूल में आइंस्टाइन साहब ने हर एक सब्जेक्ट में लगभग अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे in every subject. Then after, Einstein hated the school's regimentation. आगे बताया जा रहा है कि आइंस्टाइन साहब स्कूल के रेजिमेंटेशन को हेट करते थे। And even after classed his teacher at the age of 15, Einstein felt so stifted here that he left the school for good. मतलब वो अपने टीचर से नाखुश थे। आइंस्टाइन साहब जब स्कूल जाया करते थे तो वो अपने टीचर्स से नाखुश रहते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो टीचर उनको बताते थे स्कूल में उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, एक्चुअली वो कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते थे। और जब टीचर स्कूल के टीचर उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तब उन्होंने क्या किया, स्कूल ही छोड़ दिया। एंड इन दिस 5th पैराग्राफ, द प्रीवियस ईयर Albert's father had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि पिछले साल
अल्बर्ट के माता पिता को मिलान जाना पड़ा, किसी काम से वहाँ शिफ्ट होना पड़ा मिलान नामक स्थान पे, और दैट टाइम अपने पुत्र को, अपने बेटा को, आइंस्टाइन साहब को वहाँ मुनीक में ही एक रिलेटिव्स के पास छोड़ आए। एक लंबे डिस्कशन के बाद बताया जा रहा है कि आइंस्टाइन साहब गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन साहब अपने एजुकेशन को, अपने शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए सहमति जताई, एंड देन ही हैज़ टू गो टू स्विट्जरलैंड, दैट इज ही हैज़ टू गो टू जर्मन, दैट इज नाउ स्पीकिंग एज स्विट्जरलैंड। वो सिटी बताया जा रहा है कि मुनीक से कहीं ज़्यादा लीगल। In the sixth paragraph, Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. बता रहा है कि आइंस्टीन साहब ऐसा लगता था कि उनको गॉड गिफ्टेड माइंड है, जिससे उनकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट था, कहीं ज़्यादा रुचि थी, और इसलिए वो स्कूल को कंप्लीट करके, अपने स्कूलिंग एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो हायर स्टडी के लिए जूरिक के एक यूनिवर्सिटी में चले गए, और यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ अपने हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने लगे। और वहाँ क्या होता है जानते हैं? But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. अब ये कहा जा रहा है कि साइंस उनके लिए एक ऐसा थिंग्स था जो एक मूंछ रखने वाले यंग आदमी के जैसा वॉलरस था। मतलब ये वॉलरस आप देखते हुए समुद्र में पाया जाता है एक जलीय जीव जिसको वॉलरस कहते हैं, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें होती है, बड़ी बड़ी मूंछें होती है। उसको यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? साइंस से। कहते हैं कि साइंस इज नॉट अ शॉर्ट एरिया, इट इज अ वेरी वास्ट एरिया दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ वेरी ग्रेट अप्रोच, दैट इज व्हाट। अब ये देख सकते हैं आप, आइंस्टाइन साहब 1990 में जब 21 साल के थे तो कैसे दिखते थे, और आइंस्टाइन साहब जब 1955 में पहुंचे तब कैसे दिखते थे। In the seventh paragraph, in the seventh paragraph, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young star had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब इस 7th पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ये जो साहब आइंस्टाइन साहब थे, उनको ऐसा महसूस हुआ, उनको ऐसा फीलिंग आया कि उनके साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, उनमें उनके इंटरेस्ट जागा। क्यों इंटरेस्ट जागा? उनको ऐसा लग रहा था कि जो मेलिवा मैरिक है वो उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में एक क्लेवर प्राणी, बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है, एंड दैट इज वाई दिस कपल हैड टू कम टू स्विट्जरलैंड। अब ये कह रहे हैं कि मेलिवा नाम की जो लड़की थी वो उसको स्विट्जरलैंड आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जूरिक में एक यूनिवर्सिटी था, जूरिक में ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे यूरोप के औरतों को डिग्री हासिल किया जाता था, वहाँ से ही औरतें डिग्रियाँ हासिल की करती थी। Then after Einstein saw in her an ally against the Philistine, these people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब बताया जा रहा है कि जब वो मेलिवा मैरिक को देखा तब उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली को याद किया एट द यूनिवर्सिटी एंड देन कॉन्स्टेंटली एट ओड। कह रहे हैं कि ये जो मेलिवा नाम की लड़की है वो बहुत ओड है, और मतलब सबसे हट के डिफरेंट टाइप की
वो लड़की है, एंड दैट इज द कपल फेल इन लव। और इसी कारण आइंस्टाइन साहब मेलिवा के लव में पड़ गए। दे बिकम a love word later survives in which they put their affection into words and mixing science with tenderness wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। अब ये कह रहे हैं कि जब ये एक दूसरे के प्यार में पड़ गए तब उन्होंने बाद में इस बात को महसूस किया कि अब हमारा जो लव अफेक्शन है उस वर्ड को मिक्स कर दिया जाए तब इट बिकम्स अ टेंडरनेस, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड जो मैन होते हैं वो होते हैं, वो ऐसा बिकम होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन है उसको एक रिलेटिविटी में अगर कंक्लूड किया जाए, मतलब अब वो शादी करना चाहते हैं उससे। आइंस्टाइन साहब मिलिवा मैरिज से क्या करना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं, और इस पर्पस को लेकर वो अपनी माँ के पास जाएंगे। आइंस्टाइन साहब कहाँ जाएंगे? अपनी मदर के पास। उनकी मदर क्या कहेंगी? इन द 8th पैराग्राफ इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब आइंस्टाइन साहब केवल 21 साल के थे तब उन्होंने क्या किया? ही वॉज a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant and gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अब बताया जा रहा है कि 1990 में वो 21 साल के थे और उस समय वो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर ली थी। एंड दैट टाइम ही वॉज अनएम्प्लॉयड, मतलब उस समय तक वो बेरोजगार थे। तब उन्होंने एक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम करने लगे, प्राइवेटेशन के रूप में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देन फाइनली इन 1902 ईस्वी में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक सिक्योर जॉब मिला बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में। एंड देन व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेंडिंग other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। अब ये कह रहे हैं कि जब वो उस ऑफिस में काम कर रहे थे तब उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि जैसे दूसरे लोग असेंसिंग होते हैं वैसे ही आइंस्टाइन साहब भी अपने आप को, अपने आइडिया को सबसे छुपाकर डेवलप करने लगे। किसी को भी अपने आइडिया के बारे में बताया नहीं कि एक्चुअली में जब वो घर में होते हैं तो करते क्या, इस बात को वो किसी से नहीं बताया, सबसे छुपा के रखा, सीक्रेट रखा। एंड देन ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब बता रहे हैं कि मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपने डेस्क ड्रॉअर को थियोरेटिकल फिजिक्स बताया। जो डेस्क होता है टेबल में ड्रॉअर होता है, टेबल में ड्रॉ होता है, उसी को जब ड्रॉ को खींचते हैं उसको उन्होंने क्या बताया? थियोरेटिकल फिजिक्स। इन द 9th पैराग्राफ वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बताया जा रहा है कि 1905 के ईस्वी में उनका एक फेमस पेपर आया जिसको सोशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना गया। अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब उनका जो ये पेपर था उसके अनुसार, उनका जो ये थ्योरी था उनके अनुसार टाइम और डिस्टेंस अपने आप को एब्सोल्यूट नहीं करते थे, परफेक्ट नहीं करते थे। एंड इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी। कह रहे हैं कि ये वास्तविकता है, ये वास्तविक बात है कि जब दो वस्तुएं क्लॉक और टाइम एक परफेक्ट टाइम नहीं बताते, एक ही समय में परफेक्ट टाइम नहीं बताते हैं, इसलिए अगर वे एक साथ आते हैं देन इट कांट बी द सेफ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट। अब कह रहे हैं कि टाइम और वॉच ये अलग अलग दो मैटर हैं और ये एक साथ काम नहीं कर सकते, एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं क्या करें।
बताया जा रहा है कि one of them has been moving very fast relative to the other। अब कह रहे हैं कि जो टाइम और वॉच होता है वो एक दूसरे से हमेशा ज़्यादा भागता है, एक साथ कभी नहीं भागते। From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy, and then after it developed a formula। उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया जिसको सी स्क्वायर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहा जा रहा है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो मास और एनर्जी के बीच एक पैरेलल रीजन को तैयार करता है। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आपके फिजिक्स के टीचर आपको ऑलरेडी बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो इसके बारे में वो आगे बताएंगे। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, ये E जो है वो एनर्जी के लिए स्टैंड होता है, एंड देन आफ्टर M फॉर मास, M मास के लिए, एंड देन द C इज इक्वल टू स्पीड, वॉक्यूम के, and that is when you sit with a nice girl for 2 hours। अब ये जो है कॉमिकल पैराग्राफ है जिसमें आइंस्टाइन साहब कह रहे हैं कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, when you sit with a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours। that is relativity। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने वर्ड्स में रिलेटिविटी को कैसे डिस्क्राइब कहते हैं कि जब आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बस 2 ही मिनट बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आप एक गर्म स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हैं, जैसे ही आप गर्म स्टोव के पास 2 मिनट बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 2 घंटों से वहाँ बैठे हुए हैं। एंड दैट इज द रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड क्लॉक। उन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फिर भी I hope your teacher of physics will describe this equation very clearly। आगे 10th पैराग्राफ में while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling after he had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it। जब आइंस्टाइन साहब अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, इट मीन्स फिजिक्स में जितने प्रॉब्लम थे उन्होंने सॉल्व कर लिए, अब उनका जो पर्सनल लाइफ था वो अच्छे से रनिंग नहीं कर रहा था, वो अच्छे से रनिंग नहीं कर रहा था। तब उन्होंने अल्बर्ट साहब ने मिलीवा से शादी करने की इच्छा जाहिर की। अपनी पढ़ाई को फिनिश करने के बाद मिलीवा से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस बात से उनकी माँ खुश नहीं थी, उनकी माँ इस बात से अगेंस्ट थी, एंड शी डिड नॉट वांट टू मैरी विथ मिलीवा, and that is why she found Mileva who was 3 years older than herself। अभी जो उनकी माँ है वो कह रही कि मिलीवा जो लड़की है वो आइंस्टाइन साहब से 3 साल बड़ी है उम्र में, और इसलिए वो उस लड़की से अपने बेटे को शादी करने के खिलाफ है, was too old for him, and she was also bothered by Mileva's intelligence and she is a book like you। उनकी माँ कह रही है कि मिलीवा नाम की लड़की एक तो तुमसे 3 साल बड़ी है और इवन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी मैं उसे कभी देखती हूँ तो वो मतलब पढ़ते रहती है, और जब तुम उससे शादी करोगे दैट शी विल नॉट बी अ वाइफ ऑफ यू बट ओनली बिकम अ बुक्स फॉर यू, तो तुम्हारे लिए एक बुक रहेगी लेकिन वाइफ नहीं। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द बेबी ऑफ। जब उनकी माँ ने मना किया तो आइंस्टाइन साहब ने अपनी शादी करने की इच्छा को दबा दिया, अपने माँ के अकॉर्डिंग उन्होंने उससे शादी करी। उसके आगे वाले पैराग्राफ में माय डियर 11th पैराग्राफ में चलेंगे और यहाँ बताया है 11th पैराग्राफ में द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। वो जो आइंस्टाइन और मिलेवा के पेयर थे वो आखिर में अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर 1903 में
जनवरी महीने में उन्होंने शादी कर ली। एंड देन आफ्टर दे हैड 2 sons। जब शादी हुई और शादी के बाद उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, 2 बच्चे हुए। बट a few years later the marriage flattered Meliva meanwhile was losing her electrical ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919 and married his cousin Elsa the same year। अब कह रहा है कि जब 2 साल के बाद उनका जो मैरिड लाइफ है वो फ्लैटर होने लगा, डगमगाने लगा। अब मेलिवा नाम की जो उनकी वाइफ थी उनको लगने लगा कि उनका जो एम्बिशन है एक्चुअल लाइफ में वो न कहीं कहीं लॉस हो रहा है एज अ हाउसवाइफ। वो हाउसवाइफ की तरह अपने जीवन से खुश नहीं है और उनको लगता है कि मैं एक पत्नी बनकर एक 4 दीवारी में रहती हूँ और उनका जो लाइफ का एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यह सोचकर उन्होंने 1919 में आइंस्टाइन साहब से डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। और फिर उसी साल आइंस्टाइन साहब अपने कजन सिस्टर इल्जा से शादी कर लिए। उसी साल 1919 में ही आइंस्टाइन साहब ने अपने कजन सिस्टर इल्जा नामक लड़की से क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। In the 12th paragraph, here in the 12th paragraph, Einstein's new personal chapter coincide with his rise to world fame. In 1950, he had published his general theory of relativity, which provides a new interpretation of gravity and eclipse of the sun. In 1990, the proof that it was accurate, Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from mixed star would be deflected through the sun's gravitational field। अब बताया जा रहा है यहाँ कि आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर था, पर्सनल लाइफ था, वो वर्ल्ड फेमस हुआ, रेज टू द वर्ल्ड फेम। कब? 1915 में, जब उनके द्वारा डेवलप किए हुए जनरल थ्योरी को पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर। और उस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ उनका जो जनरल थ्योरी था वो इस बात को प्रूव करता था कि उन्होंने पहले जो ग्रेविटी नाम का E=mc² की जो रचना की थी वो बिल्कुल सटीक बैठता है। जब 1919 में, जब 1919 में एक सोलर एक्लिप्स लगी थी, सूर्य ग्रहण लगा था, एंड दैट इट प्रूव दैट इट वाज एक्यूरेट टाइम। एंड देन तब लोगों को लगा कि आइंस्टाइन साहब ने बहुत ही सटीक तरीके से कैलकुलेशन की थी। एडवांस में किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि टाइम और क्लॉक सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को एक साथ कैसे डिटेक्ट करते हैं। देन द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तब उस समय उस न्यूज़पेपर ने आइंस्टाइन साहब के वर्क को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा था। बताया था कि साइंस के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो एक रेवोल्यूशन की तरह है, एक क्रांति की तरह है, और उस क्रांति ने आगे चलकर बहुत नाम कमाया। In the 13th paragraph, here, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921 and he was showered his honors and invitation from all over the world and lauded by the press। बताया जा रहा है कि 1921 में आइंस्टाइन साहब को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल प्राइज दिया गया, जो उनके लिए बहुत ऑनर की बात थी। उन्होंने पूरी दुनिया को इसके लिए इन्विटेशन दिया एंड देन ही लॉडेड द प्रेस टू। In the 14th paragraph, when the Nazis came to power in Germany, in 1923, Einstein immigrated to the United States, and 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। अब बताया जा रहा है कि जब नाजीज नाम का इंसान जर्मनी में पावर में आया, मतलब पॉलिटिक्स में आया, गवर्नमेंट में आई, 1933 की वो साल थी, तब आइंस्टाइन साहब ने आइंस्टाइन साहब यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट हो गए थे। जहाँ वो रहते थे वहाँ से यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गए और 5 साल वहाँ रहने के बाद
बताया जा रहा है कि बर्लिन नामक शहर में न्यूक्लियर की खोज हुई, न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज हुई, दैट वाज बाय द अमेरिकन फिजिसिस्ट के द्वारा। उस समय ये बात फेमस थी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। जब ये नाजी जो एक उत्तर कोरियन शासन के जैसा बहुत ही स्ट्रिक्ट शासक था, अब उस दुनिया को लगने लगा कि जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम करने लगा, जब ये बना लेगा तो ये क्या करेगा, दुनिया को इससे डराएगा। इस एटॉमिक बॉम्ब को से ये नाजी पूरी दुनिया को क्या करेगा, डराएगा। उसके आगे क्या है देखते हैं 15th पैराग्राफ में। 15th पैराग्राफ में माइडियर बताया जा रहा है, एट द अर्गिंग ऑफ कैलिफ Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd October 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port of might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories। अब बताया जा रहा है कि आइंस्टाइन साहब ने अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा और उस लेटर के द्वारा आइंस्टाइन साहब ने उस प्रेसिडेंट को वार्निंग दिया कि इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई हिज वर्ड डिड नॉट फेल इन हैव टू इफेक्ट। लेकिन उनके द्वारा दिए गए बात को, जो उन्होंने सावधानी अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया एज ए लेटर, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब आइंस्टाइन साहब की बात को उसने इग्नोर कर दिया। देन द अमेरिकन डेवलप एन एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। तब अमेरिकन ने क्या किया, एटॉम बम को बनाने के लिए सीक्रेटली उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। एंड देन ही ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अब जब सेक्रेटली अमेरिकन्स ने इस एटम बॉम्ब को डेवलप किया और बताया जा रहा है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पे 1945 अगस्त में उस पर फेंक दिया गया, उस पर छोड़ दिया गया। मतलब ये जो शहर है जापान के, इन दोनों शहरों पे इतने अगस्त को एटम बॉम्ब अमेरिका के द्वारा फेंक दिया गया, परीक्षण किया गया वहाँ पे। अब क्या होगा आगे, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public message to the United Nations, and in it the proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using this popularity to campaign for peace and democracy। अब बताया जा रहा है कि जब इसका परीक्षण हो गया एटम बम का, आइंस्टाइन साहब को इस बात ने किस बात ने, जब अमेरिकन ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, इस बात से वो इतने दुखी हो गए, उनको अंदर से इतना हिला दिया गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया। उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही विल ज्वाइन द पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि जिसके हाथों में पावर होती है उसी की लोग बात सुनते हैं। आइंस्टाइन साहब ने प्रेसिडेंट को पहले ही बताया था कि आपको ये नहीं करना, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो पावर में था। अब इसी बात से आइंस्टाइन कह रहे हैं कि मैं भी पावर में आऊँगा और लोगों को बात बताऊँगा। तब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। क्या किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद कहते हैं ही बिकम अ वेरी पॉपुलरिटी कैंपेन फॉर पीस। अपने समाज में, अपने शहर में वो कैंपेन किया और लोगों को बताया ही विल वर्क फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी ऑफ द अमेरिकन सिटीजन। आगे के पैराग्राफ में
paragraph. In the 17th paragraph, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as the visionary and world citizen as much as a scientific genius. अब कहा जा रहा है इस लास्ट पैराग्राफ में कि 1955 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए जब उनकी उम्र 76 साल की थी, और उनकी मृत्यु के पश्चात पूरी दुनिया ने उसे वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन साइंटिफिक जीनियस के रूप में सेलिब्रेट किया। और आज भी पूरी दुनिया उन्हें साइंटिफिक जीनियस के नाम से जानती है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के किसी अजायब घर में, किसी म्यूजियम में उनका जो दिमाग था, उनका जो सिर था, उसको आज भी सुरक्षित रखा गया है। और साइंटिस्ट उस पर अभी भी काम कर रहे हैं कि ऐसा क्या था उनके दिमाग में जो एक साइंटिफिक जीनियस बने। उनका दिमाग इतना बड़ा क्यों था, उनका जो हेड का साइज था इतना बड़ा क्यों था, उनकी इंटेलिजेंस इतनी क्यों थी। आज भी साइंटिस्ट इस बात को पता लगाने में लगे हुए। स्टोरी यहाँ फिनिश होता है माय डियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है थिंकिंग अबाउट द लेसन। आई होप you could get me very well. If you any question, you can ask me in the comment section. I will reply very soon as possible. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। Goodbye. See you in the next video.